गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अब पहले तो आप नाम लिख लीजिए इस चैप्टर का। इट इज द स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि इसमें वो सारी स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हो। ठीक है, अब आप सभी को पता है इस चैप्टर को ना हम लोग दो सेक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। दो सेक्शन, वैसे कुछ पोर्शन इसका बॉटनी के अंदर आता है, कुछ पोर्शन जूलॉजी के अंदर आता है, पर इसके अंदर सारा अपन इसी में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दो सेक्शन के अंदर इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं ना। तो सोर्स ऑफ फूड हमारा क्या है? प्लांट से भी हमें फूड ऑब्टेन्ड होता है, तो प्लांट इज वन सोर्स ऑफ फूड एंड अनदर सोर्स ऑफ फूड इज द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स भी हमारा सोर्स ऑफ फूड है। तो इन दोनों को इसके अंदर हम यही दो सेक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक सेक्शन में तो हम इट इज एनिमल हस्बेंड्री, and another section is the plant breeding। इन दो सेक्शन के अंदर इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके एनिमल हस्बेंड्री से। जैसा कि इसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री एक्चुअली उससे ही लिया गया। हस्बेंड इट इज अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ, मतलब जो किसी की देखभाल करता है। तो इसके अंदर वही सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज की फॉर द एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एक आउटलाइन, एक जनरल इंट्रोडक्शन आज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसके अंदर लाइव स्टॉक को, उसका जो लाइव स्टॉक है उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइव स्टॉक। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो आप एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, मतलब इसके अंदर जानवरों को ब्रीडिंग समझते हैं ना आप लोग। ठीक है, ब्रीड कराया जाता है और मतलब वो अपने लाइव स्टॉक को रेज कर सके। यहाँ पे लाइव स्टॉक से मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है दैट इज द लाइव स्टॉक। इसका मतलब क्या है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। एनिमल हस्बेंड्री it is the agricultural practice of breeding and raising livestock। ठीक है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री किन किन चीजों से डील करती है। इसमें जो आपके लाइव स्टॉक हैं जैसे कि काउ, बफेलोज, गॉट, शिप, पिग, कैमल्स, मतलब जितने भी जो पालतू जानवर हैं जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है, इन सब की ब्रीडिंग की जाती है, ब्रीड कराया जाता है इनको और इनकी देखभाल की जाती है। इसके अंदर ये एम होता है आपके एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है, यहाँ पर मैं बार बार एक टर्म यूज कर रही हूँ दैट इज द लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या है? ऐसे पालतू जानवर जिनको हम लोग ग्रो करवाते हैं हमारे अपने प्रॉफिट के लिए, फॉर आर यूज और फॉर आर प्रॉफिट। डोमेस्टिकेटेड एनिमल विच आर रेज्ड, मतलब जैसे कि गाय पाल रहे हैं तो उससे हमारा मतलब क्या है, हमारा उसको बोलेंगे लाइव स्टॉक। मतलब हमारा क्या फायदा है उससे? गाय हमें दूध देती है। ठीक है, दूसरी चीज उससे जो डंग, उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट डंग, वो एज अ मैन्यूअर मतलब खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल।
दूसरी चीज एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है, बहुत ही चीपर मेथड है काउ डंग, आपने गांव में देखा होगा। और गोबर गैस के प्रोडक्शन, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गोबर गैस के प्रोडक्शन में काम है आ रहा है, एज ए मैन्योर एज ए फर्टिलाइजर काम में आता है। दूसरा इट इज यूज एज अ वेरी चीप फ्यूल, जो काउ डंग केक्स होते हैं, ठीक है, गोबर के क्या बोलते हैं उसे, थाने बोलते हैं या फिर कंडे बोलते हैं, जिसे चूल्हे में उसको जला के, मतलब बहुत ही चीप फ्यूल की तरह से यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अगर उस स्ट्रैटेजी से, उस पर्पस से हम लोग गाय को पाल रहे हैं, भेड़ों का पालन होता है, भेड़ पालते हैं लोग बाग, ठीक है, क्या होता है उससे ऊन मिलती है। तो यानी कि हम किसी भी जानवर को अगर अपने इस्तेमाल, अपने फायदे के लिए उसका पालन पोषण कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं अपन लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल विच आर रेज्ड फॉर आर यूज और प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड द लाइफ स्टॉक। समझ में आया लाइफ स्टॉक क्या है? तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री, इट इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक। अब इसका पूरा मतलब आप समझ गए होंगे, इसके अंदर क्या क्या किया जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद, वहां पर इनकी देखभाल की जाती है और इन्हें ब्रीड कराया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री इट डील्स विद ब्रीडिंग, इट डील्स विद ब्रीडिंग एंड केयर ऑफ लाइवस्टॉक, जैसे कि लाइक कैटल, बफेलोज, ठीक है, गॉट, शिप, पिग, कैमल एक्सेट्रा। इसको एक्सटेंड करते हुए इसमें पोल्ट्री फार्मिंग और आपकी फिशरीज जो है ये भी इंक्लूड कर ली गई है। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, किसका पालन पोषण होता है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास, बताओ बताओ। हाँ, और फिशरीज के अंदर नाम से ही पता लग रहा है, तो इसके एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अब इसको भी इंक्लूड, इसके एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। एक जनरल सी चीज है, जब से हमारा जो सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ है तब से ही जो मनुष्य है वो अपने किसी ना किसी कारणवश हमेशा उसकी एनिमल्स पर डिपेंडेंसी रही है। चाहे वो एज अ सोर्स ऑफ फूड हो, फूड का सोर्स मिल्क हमें मिलता है, मीट मटन जो लोग खाते हैं उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है, एग्स के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चाहे एज अ सोर्स ऑफ फूड हो, क्लोथ्स के लिए सिल्क के कपड़े हम लोग पहनते हैं, सिल्क वॉर्म, सारी कल्चर खैर अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वो वहां से मिलता है। वूल, मैंने आपको बताया ऊनी कपड़े जो पहनते हैं, वूल कहां से, शिप से हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे चाहे क्लोथ्स के लिए हो, चाहे आपके फूड के लिए हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट के लिए हो, शुरुआत में बुल्लो कार्ट वगैरह, बैलगाड़ियां वगैरह ही चलती थी जब ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। तो एज अ लेबर, सामान ढोने के लिए, एक जगह से काम कराने के लिए, अभी ट्रैक्टर से हल जोता जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर। पहले बैल वगैरह जो थे वो आपके प्लगिंग और हार्वेस्टिंग के काम में लिए जाते थे। तो एज अ लेबर इन्हें यूज किया जाता था, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्हें यूज किया जाता था, एज अ सोर्स ऑफ फूड इन्हें यूज किया जाता था, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो। कुत्ते आज भी पाले जाते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारे मतलब जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से जो ह्यूमन बीइंग है इसकी डिपेंडेंसी रही है एनिमल्स के ऊपर अपने, मैंने बताया एज अ सोर्स ऑफ फूड, चाहे ले लो फूड के लिए, चाहे क्लोथ्स के लिए, चाहे लेबर के लिए, चाहे आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो हमेशा हम जो है एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री का ये एनिमल्स का अच्छी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन अपन, मतलब डिजायरेबल कैरेक्टर्स, जैसे अपन ने मैंडल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट के अंदर कैसे क्या क्रॉस कराया था, ऐसे एनिमल्स के अंदर भी सेम चीज की है। मतलब अपन अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए उस एनिमल में, ये अपन ला सकते हैं ब्रीडिंग के थ्रू, ठीक है। इनब्रीडिंग क्या है, आउटब्रीडिंग क्या है, डिटेल में अपन लोग बाद में देखेंगे, पर आपको एक आइडिया होगा, ठीक है। गधे और घोड़े के क्रॉस से जो खच्चर जो बोलते हैं ना, अभी भी अब चलते हैं, इनमें क्या है, थोड़ा बिल्कुल गधे की तरह बेवकूफ भी नहीं होते। दूसरी चीज, इनकी जो कैपेसिटी होती है वर्क की ये ज्यादा होती है। तो कैसे इनके क्रॉस से ये सब हुआ, ये सारा का सारा हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अपने डील करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप देख रहे हैं कि एनिमल्स
का, क्योंकि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, वो हमारी डिपेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स की कहीं ना कहीं, तो उन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या सब चीजें हम लोगों ने की, इसके अंदर पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ तक तो लिख लिया। इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या डील की जाती है, इसके अंदर पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, अपन मुर्गियों का जो पालन करते हैं क्योंकि उससे अंडा मिलता है। दूसरी चीज पोल्ट्री फार्मिंग, उनको मीट वो चिकन वगैरह खाने के भी काम में आता है, तो पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज इसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आपका जो लाइफ स्टॉक जो है, ठीक है, लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है ये लिख लीजिए। It is the domesticated animal which are raised, domesticated animal raised for our use or profit, हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए या फिर हमारे फायदे के लिए अगर उन्हें पाला जाए, for our use or profit, it is called livestock। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कैटल्स है, बफेलोज है, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, पिग इसको भी पाला जाता है, ऊंट, कैमल एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इनके यूजेस देखेंगे कि कैसे इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग कैटल एंड बफेलोज, काऊ और बफेलोज की बात की जाए तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो बहुत तरीके से हमारे काम में आती हैं। क्या क्या देखो, एक तो पहले लिख लो कैटल्स एंड बफेलोज। इनके यूज बता रही हूं सबसे पहले। ये सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है एनिमल्स की देखा जाए तो, जो कि हमारे इस्तेमाल में आती है। सबसे पहला इसका कारण देखें, इसका क्या यूज है। सबसे पहला यूज फॉर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रही हूं क्योंकि सिंपल सा है, आप लोग खुद लिखते थे ना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर इनका क्या इस्तेमाल है मैंने आपको बताया, फॉर हार्वेस्टिंग, फॉर प्लगिंग, फॉर लेबलिंग, इन सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि हार्वेस्टिंग के लिए, प्लगिंग, लेबलिंग, इन सब काम में इस्तेमाल में ये लिए जाते हैं। आपने देखा होगा बैल जो है, बैलगाड़ी वो से हल जोतने के काम में आते हैं। तो ये फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इनका रोल है। दूसरा देखा जाए तो एज अ सोर्स ऑफ फूड, फूड में देखो मिल्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, जो हमें कहां से मिलता है, इन्हीं से। तो दूसरा जो इसका यूज है कैटल्स एंड बफेलोज का, दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड। फूड का कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया मिल्क जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। फूड में वैसे भी जैसे कि इनसे ये मिल रहा है, बाकी अंडे मिलते हैं, मीट मिलता है, कुछ लोग बीफ और इनका मीट खाते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो उनके अंदर एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है इनका रोल है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट काम इनका देखा जाए तो एज ए मैन्योर एंड फ्यूल। एज ए मैन्योर एंड फ्यूल कैसे, एज आई टोल्ड यू, इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो डंग हमें मिलता है, गोबर जो मिलता है, वो एज ए मैन्योर यूज किया जाता है, एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सबको पता है। दूसरा एज अ फ्यूल कैसे, गोबर गैस प्रोडक्शन में इनका रोल है। अपन ऑलरेडी काफी डिटेल में मैंने ये आपको पढ़ाया था एनवायरमेंटल इश्यूज में कि गोबर गैस का प्रोडक्शन कैसे होता है इनसे। तो गोबर गैस प्रोडक्शन में इनका काम है। और काउडंग केक्स जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज अ वेरी चीप वे टू यूज द फ्यूल। गाँव में आज भी खाना चूल्हे पर बनाया जाता है, उसमें वही ये कंडे लगा के करते हैं। तो बहुत ही सस्ता तरीका है एज अ फ्यूल, तो फ्यूल की तरह इस्तेमाल में आता है। एज अ फर्टिलाइजर इसे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, एज अ ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है।
ट्रांसपोर्टेशन में कैसे, बैलगाड़ी वगैरह होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। चाहे वो इंसान की बात हो चाहे किसी सामान की बात हो, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ढोने के काम में आता है, तो एज ए ट्रांसपोर्टेशन इनका रोल है। दूसरा जो यूज लेदर चमड़ा जो हमें मिलता है, ये भी आपको एनिमल से ही प्राप्त होता है। तो एज ए लेदर जो है, एज अ सोर्स ऑफ, इट इज अ सोर्स ऑफ लेदर, इट इज अ सोर्स ऑफ ग्लू एंड जिलेटिन। ग्लू एंड जिलेटिन कहां से, इनकी जो बोन्स होती है, हड्डियां, हॉर्न्स होते हैं, सींग जो होते हैं, और हूफ्स जो होते हैं, इनसे आप ग्लू और जिलेटिन जो है वो यहां से प्राप्त होता है। ये भी लिख लो कौन से बॉडी पार्ट से मिलता है, बोन्स। मैं इसको काफी ऐसे डिटेल में लिख रही हूँ, इसमें सिर्फ बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें ऐसे कुछ लिखने वाला है नहीं, एक जस्ट जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं जो आपको सबको पता है, इसलिए मैं सिर्फ हेडिंग डाल के बाकी आपको वर्बली बोल रही हूँ कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या काम होगा जानवरों का। आपको पता है कि यार ये क्या हल जोतने वगैरह के काम में आते हैं। एज ए फूड सबको पता है कि जो दूध देती है गाय, भैंस से जो दूध मिलता है, ये जो दूध जो मिलता है ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। बाकी जानवरों की बात करें, जैसे कि आप बकरी का दूध कौन पीता था, किसी महान पुरुष का नाम बताएंगे? गॉड से भी दूध मिलता है ना, कौन पीता था? बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन? अब ये तो बता दो। हाँ, वो बकरी का दूध पिया करते थे। कैमल का दूध कौन पीता था, पता है क्या किसी को? ये भी किसी महान पुरुष के ऊपर है, छोड़ो उनकी जीवनी बाद में पढ़ना, पहले यही पढ़ लो तो समझ में आएगा, ठीक है। मैन्योर एंड फ्यूल, ये भी आपको, इसमें भी कुछ अंदर लिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद ही लिख लेंगे। मैन्योर एज ए फर्टिलाइजर सबको पता है, एज ए फ्यूल कैसे इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का सबको पता होगा। एज ए लेदर हमें इनसे ही मिलती है, ये सबको पता है। ग्लू एंड जिलेटिन में हमें जिन पार्ट से मिलती है ये शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए आप इसे लिख लीजिए। ग्लू एंड जिलेटिन में बोन्स, हॉर्न्स एंड हूफ्स, यहां से जो ग्लू और जिलेटिन जो है ये हमें मिलती है। तो ये हो गया एक मीट में अभी तो इस पर खैर बहुत कंट्रोवर्सी भी है। बीफ, गाय का मांस खाते हैं ये, पर कुछ लोग खाते हैं। तो बीफ एंड मीट दे आर ईटन बाय द सर्टेन पीपल्स। तो दिस आर द, मतलब इसके जो यूजेस जो हमने बताया, क्योंकि लाइव स्टॉक में हम अपन कोई इसमें वो नहीं कर रहे कि बस ऐसे ही जानवर है बेचारा तो उसको पाल लिया। लाइव स्टॉक का मतलब ही ये है कि उन पालतू जानवरों को हम जो पाल रहे हैं, उनकी जो देखभाल कर रहे हैं, वो हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए, हमारे खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं। तो हमारे इसमें फायदे क्या है ये मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर चुकी। नेक्स्ट जो है अपन देखेंगे कि यूटिलिटी के बेसिस के ऊपर, यूटिलिटी मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर यूज, कैटल्स को 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एक है मिल्क ब्रीड, एक है ड्रॉट ब्रीड्स, और एक है आपके जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। क्या है ये हम इसे डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं है ये, पर सिर्फ ये नोट आउट कर लिया कि सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए कि डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन यूटिलिटी मतलब इस्तेमाल के, यूटिलिटी के बेसिस के ऊपर जो कैटल्स है दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। क्या है देखिए, सबसे पहले तो है इसके अंदर दे आर द मिल्क ब्रीड्स, दूसरे हैं इसके अंदर ड्रॉट ब्रीड्स, और तीसरे हैं इसके अंदर इट इज द जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। क्या होता है देखो, नाम से पता लग रहा है। मिल्क ब्रीड्स के अंदर तो क्या आएंगे, जो आपको मिल्क देंगे, दे आर यूज्ड फॉर, दे प्रोड्यूस मिल्क। ड्रॉट ब्रीड्स जो है वर्क करने के, काम काज के काम में आते हैं, चाहे वो सामान ढोने के लिए हो, चाहे आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, यानी कि दे एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दे आर यूज्ड फॉर वर्किंग। और जो जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स है ये इन दोनों इस्तेमाल में लिए जाते हैं, दे आर यूज्ड फॉर बोथ द पर्पस, एज अ मिल्क प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ लेबर।
ठीक है, तो इन यूटिलिटी के बेसिस पर इन कैटल्स को इन 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। मिल्क ब्रीड्स के अंदर दे आर मिल्क प्रोड्यूसिंग, ड्रॉट ब्रीड्स के अंदर दे यूज्ड एज ए वर्कर, और जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स के अंदर दे आर यूज्ड फॉर बोथ पर्पस। ठीक है, दोनों पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर लाइव स्टॉक की हम लोग बात करें, लाइव स्टॉक की जो बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 70% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है ये इंडिया और चाइना के अंदर ही है। यानी कि ये जो जानवरों का जो पालन पोषण होता है हमारे इस्तेमाल के लिए, तो पूरे टोटल वर्ल्ड की बात करें ना, तो वर्ल्ड में से 70%, लगभग 70% पॉपुलेशन तो सिर्फ इंडिया और चाइना के अंदर ही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें ना, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस के अंदर ये सिर्फ 25% है। समझ में आ रहा है? इतने ज्यादा 70% पॉपुलेशन यहां पर है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितनी कम है कि प्रोडक्टिविटी इनके वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस में सिर्फ 25% है। तो इस वजह से क्या हुआ कि इतना नंबर में इतना ज्यादा होते हुए भी इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है। इसीलिए जो एक कन्वेंशनल मेथड जो है, जो एक पारंपरिक तरीका है इनको पालन पोषण का, तो हमें अब इससे आवश्यकता क्या महसूस हुई, हमें ऐसा लगा कि अब अपन को कुछ इंप्रूव टेक्नोलॉजीज यूज करनी चाहिए फॉर दिस पर्पस, जिससे कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आप ये वाला पॉइंट जरूर लिख लेना कि लाइव स्टॉक का जो पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 70% इंडिया एंड चाइना के अंदर है। ऐसे लिख लो, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है ऑफ वर्ल्ड, उसका अबाउट 70%, लगभग 70% सिर्फ आपके इंडिया एंड चाइना के अंदर ही है। ये तो मैंने पॉपुलेशन की बात की है, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस, ये मात्र आपका लगभग 25% है। यानी कि इनकी प्रोडक्टिविटी जो है ये बहुत कम है। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग इसकी प्रोडक्टिविटी के कम होने के बहुत सारे कारण हैं, क्या है वो तो देखेंगे। इसमें सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द फीडिंग ऑफ कैटल। फीडिंग ऑफ कैटल में क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। ये नोट आउट कर लिया क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं? चलिए, एक जो कारण है हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर आपके प्रोडक्टिविटी का इतना कम होने का, वो तो है इट इज द पॉसिटी ऑफ द फूड एंड फॉडर। पॉसिटी का मतलब जो है, जो हम लोग इन्हें फूड एंड फॉडर, जो चारा और जो खाना जो इन्हें देते हैं, ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। यानी कि दे आर अंडर नरिश्ड। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में जो फूड चाहिए वो इन्हें नहीं मिलता है। लेकिन इस एक अंडर फीडिंग होता है और एक होता है ओवर फीडिंग, एक होता है कि जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। दोनों ही कारण है। अंडर फीडिंग के अलावा ओवर फीडिंग भी एक फैक्टर है जो कि प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब फीडिंग एंड फॉडर में अपन जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। ये नहीं सिर्फ पेट भर लिया, अदरवाइज बहुत सारी डिसीजेस हो जाती है, अपन ने पढ़ा है। ऐसे ही कैटल्स का जो फीडिंग है, अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए, आप चाहते हो कि प्रोडक्टिविटी अच्छा दे, जैसे कि एज अ सोर्स ऑफ मिल्क की अगर अपन बात करें कि हमें मिल्क जो चाहिए उनसे, वो उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए ये चीज भी है कि आपको अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो उनको बैलेंस्ड फूड एंड फॉडर दे। बैलेंस फूड में क्या, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स और वाटर, ये सब बैलेंस्ड अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में उन्हें प्रोवाइड कराएं जो कि चाहिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें फॉडर भी ना दो मेन टाइप्स हैं इसके, एक है रगेज और एक है कॉन्सेंट्रेट। क्या होता है किसके अंदर, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। आप तब तक हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज द फीडिंग ऑफ कैटल।
ब्रीडिंग ऑफ कैटल में सबसे पहले वही मैंने आपको बताया कि प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, ये मैं लिख नहीं रही क्योंकि सिंपल सी सारी चीजें हैं, सफिशिएंट, अगर आपको बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट में उन्हें फॉर्डर और फूड जो है ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सफिशिएंट अमाउंट से मतलब सिर्फ क्वांटिटी से ही नहीं है, उसमें क्या ऐसा फॉर्डर हो जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर विच कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड vitamins। मिनरल, वाइटामिन्स एंड वाटर। ठीक है, मतलब फॉर्डर जो है, फूड और फॉर्डर जो आप दे रहे हो उसमें बैलेंस्ड अमाउंट, बैलेंस्ड फूड होना चाहिए। बैलेंस्ड फूड का मतलब उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ये सारे जो मटेरियल मैंने आपको बताया, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड वाटर, ये सारा का सारा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपका जो फॉर्डर है ना, इसके भी दो मेन कंपोनेंट है। व्हाट वर दे, लिख लीजिए। फॉर्डर, they have two main component। What were they? It is ruggage and concentrate। क्या होता है दोनों में, देखिए रगेज तो क्या, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मतलब मेजर जो पोर्शन है, इट मेनली कंटेन फाइबर। ठीक है, फाइबर फूड मेनली होता है इसमें भी, मतलब विच इंक्लूड द हे फाइबर एंड द सिलेज। इसकी बात करें तो इसके अंदर आपके ब्रोकन सीरियल ग्राम्स, आपके क्या बोलते हैं पॉलिश्ड राइस, कॉटन सीड, ग्राम बान एंड ऑयल सीड मॉइस्टेड विद वाटर, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। ये बहुत ही प्रोटीनिशियस डाइट है, हाईली पैलेटेबल एंड डाइजेस्टेबल होती है। ठीक है, बहुत इजी गोइंग, ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये फॉर्डर के जो दो मेन कंपोनेंट्स जो है, ये है रगेज और कॉन्सेंट्रेट। इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक आप इतना नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, इसके जो दो मेन कंपोनेंट बताए, इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट जो है दैट इज द रगेज। इसके अंदर क्या आता है ये लिख लो। एज आई टोल्ड यू इट मेनली कंटेन फाइबर्स। ठीक है, इसमें हे फाइबर और सिलेज दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी कि ये जो टाइप है फॉर्डर का, इसमें मेनली फाइबरस फूड होंगे। तो रगेज इट मेनली कंटेन फाइबर, which include hay fiber and silage। और जो दूसरा है इसके अंदर that is the concentrate। इसके अंदर देखो किस किस चीज का मिक्सचर होता है। It include cereal broken grams, rice polish, cotton seeds, gram barn and oil cake moistened with water। पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, शायद गांव के, आपने कभी देखा हो गुजरों को पूरा कुछ मिक्सचर सा बना के खिलाते हैं जानवरों को ये। ठीक है, हाईली प्रोटीनिशियस होता है ये, बहुत ही इजीली पैलेटेबल और डाइजेस्टेबल फूड है ये। ठीक है, इट इज, लिख लीजिए, बांट बोलते हैं शायद इसे लोकल लैंग्वेज के अंदर। इसलिए पता है मेरी मॉम जो है, वो होता है ना कि दूध जो अपने सिटीज़ के अंदर इम्पेयर आता है, पानी ज़्यादा होता है, दूध का मतलब पता नहीं क्या क्या मिक्सचर होता है, तो वो वहाँ जाकर सामने दूध निकलवा के लेकर आती थी। तो कई बार उनको छोड़ने में भी गई हूँ, तो मैंने देखा पता नहीं क्या कुछ बहुत सारा कुछ ऐसा मिक्सचर करके उन्हें खिलाते हैं, उसकी दूध मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अदरवाइज हमारे सिटीज़ में तो मोस्टली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी नुकसानदायक हैं।
लेकिन गांव में ये बाट बोलते हैं शायद इसे वो लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में। इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेट, जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, ये खिलाया जाता है जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन जो है ये बढ़ता है। इट इज हाईली प्रोटीनेशियस, इट इज हाईली प्रोटीनेशियस, पैलेटेबल एंड डाइजेस्टेबल। ठीक है, इसे इजी गोइंग डाइजेस्ट हो जाता है ये। तो ये दो मेन कंपोनेंट हैं आपके फॉडर के। नेक्स्ट पॉइंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फीडिंग ऑफ कैटल में क्या करना चाहिए ये बताया है कि बैलेंस्ड, मतलब अगर आपको बेटर आउटपुट चाहिए तो ना बैलेंस्ड फूड दीजिए, बैलेंस्ड फीड कराइए। बैलेंस्ड फीड में सफिशिएंट अमाउंट में उनके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर होना चाहिए। ठीक है, रगेज क्या है, कॉन्सेंट्रेट क्या है, ये मैंने आपको डिस्कस किया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 70% पॉपुलेशन जो है लाइव स्टॉक का सिर्फ हमारे पूरे विश्व में सिर्फ 2 देश, दैट इज इंडिया एंड चाइना, ये कैप्चर्ड करते हैं। ये अपने जानवरों की पॉपुलेशन में भी और इंसानों की पॉपुलेशन में ही, दोनों में ही आगे हैं। लेकिन तो भी इंडिया और चाइना डेवलप्ड कंट्रीज में तो नहीं है, वी आर डेवलपिंग राइट नाउ। और ऐसे ही जानवरों में बात करी जाए तो 70% पॉपुलेशन हमारे सिर्फ इन 2 देशों के अंदर है, लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड में वो सिर्फ 25% है। तो ऐसे ही एक जो कारण जो है कि हमारा जो प्रोडक्शन जो है इतना कम क्यों है, उसका एक कारण ये है, इट इज द पॉसिटी ऑफ फूड एंड फॉडर। पॉसिटी का मतलब एज आई टोल्ड यू कि उस चीज की कमी होना, प्रॉपर अमाउंट में जितना चाहिए वो हम नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये जानवर का पालन बेचारे गांव के लोग करते तो वैसे ही गरीब होते हैं, खुद के खाने के लिए नहीं होते, जानवरों को क्या प्रॉपर डाइट दें। तो एक तो यही कारण है कि मिल्क का प्रोडक्शन इस वजह से अच्छा नहीं होता। एक ओवर फीडिंग भी होता है, जानवर दुनिया भर का जाके छोड़ देते हैं खेतों खलिहानों में, पता नहीं कितना खा लेते। तो ओवर फीडिंग जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन विच इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। क्लियर? चलो इसे डिस्कस, ये नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं? तो जो डिक्रीज प्रोडक्शन, जो प्रोडक्टिविटी इतना कम जो है उसका कारण है पॉसिटी ऑफ फूड एंड फॉडर। सॉरी, इन आवर कंट्री। साथ में मैंने आपको बताया अलॉन्ग विद, एक तो आपका अंडर फीडिंग, मतलब जितना चाहिए उतना मिल ही नहीं रहा, इसके साथ साथ अलॉन्ग विद अंडर फीडिंग, ओवर फीडिंग, ज्यादा खा लेना, इट ऑल्सो इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी इन अ रॉन्ग वे। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रीडिंग ऑफ कैटल। ठीक है, इसकी ब्रीडिंग कैसे क्या है ये पूरा डिस्कस हम करेंगे। तो ये लिख लिया होगा आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं? चलो, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज द ब्रीडिंग ऑफ कैटल। ब्रीडिंग ऑफ कैटल में सबसे पहले तो लिख लेना, किसी को पता है क्या, किसी ना किसी का गांव से कोई बैकग्राउंड हो, काऊ यानी कि गाय का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? ह्यूमन बींग्स का कितना होता है? अरे ह्यूमन बींग्स का तो बता दो। 9 मंथ्स ही होता है, कुछ दिन भी होते हैं उसके ऊपर, 6 डेज या 7 डेज ऐसा होता है क्या? 9 मंथ 7 डेज होता है एग्जैक्टली। एलिफेंट का कितना होता है? चलो जो इसके अंदर है, आपका काऊ की बात करें तो इट इज अबाउट 9 मंथ्स गेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ, इट इज अबाउट 9 मंथ्स। वहीं अगर बफेलोज की बात की जाए, गाय के अंदर तो 9 महीने का होता है, बफेलोज के अंदर, यार स्पेलिंग मिस्टेक,
बफेलोज के अंदर ये होता है आपके 10 मंथ का, ठीक है। और एक गाय जो है अपनी कंप्लीट लाइफ स्पैन के अंदर 8 से 10 जो है यंग बेबीज को बॉर्न कर सकती है। काव्स जो बछड़े जो होते हैं उनके 8 से 10 बछड़ों को जन्म दे सकती है अपने पूरे एक लाइफ स्पैन के अंदर, ठीक है। ये भी लिख लेना, काउ जो है इट गिव बर्थ टू 8 to 10 काव्स इन हर लाइफ स्पैन। मतलब पूरी अपनी जिंदगी में 8 से 10 बछड़ों को जन्म दे सकती है। कितना इसका जेस्टेशन पीरियड जो है इट इज ऑफ 9 मंथ। बफेलोस का कितना है, ये 10 मंथ का है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ब्रीडिंग जो है ना, इसके भी 2 तरीके से 2 मेथड्स हैं इसके, एक है नेचुरल ब्रीडिंग, एक है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, ठीक है। लिख लो, ब्रीडिंग जो है 2 टाइप से की जा सकती है, ब्रीडिंग के 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स। कौन कौन से हैं? पहला है इट इज द नेचुरल ब्रीडिंग, and second one is the artificial breeding. आज सिर्फ एक इंट्रो दूंगी, नेक्स्ट क्लास में डिटेल जाएंगे इसके, ठीक है। नेचुरल ब्रीडिंग की बात करें ना, नेचुरल ब्रीडिंग भी 2 तरीके से हो सकती है, एक है रैंडम ब्रीडिंग और एक है आपकी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। क्या होता है रैंडम ब्रीडिंग, यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है। ब्रीडिंग के 2 तरीके बताए, एक है नेचुरल ब्रीडिंग, मतलब नेचुरली कोई ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है, नेचुरली ब्रीड कर रहे हैं, नेचुरली अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं वो लोग। तो नेचुरल ब्रीडिंग 2 टाइप की है वो भी, दैट इज द रैंडम एंड द कंट्रोल्ड। और एक है आपकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, यानी ह्यूमन बीइंग्स का रोल होगा इसमें, क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेचुरल ब्रीडिंग की बात करें, इसमें जो रैंडम ब्रीडिंग है इसमें क्या करते हैं कि आपकी जो ग्राजिंग काउ है उनके साथ कुछ आपकी जो पेडिग्री बुल्स जो हैं इनको रखा जाता है, ठीक है। इनको रखा जाता है, उनमें मैटिंग होती है, अपने आप पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है। जो बुल्स मैटिंग के लिए सिलेक्ट नहीं किए जाते हैं काऊ के द्वारा, उनका टेस्टाइकल्स को रिमूव करके बुलॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बुलॉक्स मतलब टेस्टाइकल का रिमूवल, क्योंकि वो फिर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो फर्टाइल नहीं, वो स्टेराइल हो जाते हैं, तो ऐसा किया जाता है नेचुरल ब्रीडिंग। समझ में आ गया। रैंडम ब्रीडिंग में क्या होता है, आपके पेडिग्री बुल्स को अलॉन्ग विद द ग्राजिंग काउ उनको रखा जाता है, और जो बुल्स को काउ जो है मैटिंग के लिए सिलेक्ट नहीं करती हैं उनके टेस्टाइकल्स का रिमूवल कर दिया जाता है और उन्हें बुलॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, जो नेटिव काउ है उनकी मेटिंग कराई जाती है सुपीरियर क्वालिटी के इंपोर्टेड बुल्स के साथ। मतलब काऊ तो नेटिव होंगी, वहीं की लोकलाइज्ड होती हैं, लेकिन जो बुल्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं सुपीरियर क्वालिटी के फॉर द मैटिंग। ये होता है आपके कंट्रोल्ड ब्रीडिंग के अंदर। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग के अंदर मतलब कंट्रोल्ड है, हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस नॉर्मल चल रहा है। हम लोग का सिर्फ कितना कंट्रोल है कि बुल्स जो है जिसके साथ काऊ मेट करेगी इन्हें इंपोर्ट किया जा रहा है सुपीरियर क्वालिटी का, तो ये कंट्रोल्ड कर रखा है। लेकिन जो प्रोसेस है इनके प्रोडक्शन का, जो प्रोसेस जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंसामिनेशन आपने सुना होगा। आर्टिफिशियल इंसामिनेशन के अंदर क्या होता है, सीमेन को यानी कि जो स्पर्म्स हैं उसको फीमेल की बॉडी के अंदर यानी कि वेजाइना के अंदर ट्रांसफर किया जाता है थ्रू द आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसामिनेशन, इट इज द वे ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। क्लियर? तो ये आपको एक हल्का फुल्का एक आइडिया लगा होगा। फिर उसके बाद एनिमल ब्रीडिंग अपन डिस्कस करते हैं पूरा, कि इन ब्रीडिंग एक टाइप है, 2 टाइप है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के अंदर अपन क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, ठीक है, आउट क्रॉसिंग क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तीनों वैरायटीज हैं उसकी, काफ़ी डिटेल में उसके अंदर डिस्कस करते हैं हम। लेकिन सबसे पहले अपन सिर्फ इतना यहाँ तक लिखेंगे, आर्टिफिशियल इंसामिनेशन तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एनिमल ब्रीडिंग। तो नेचुरल ब्रीडिंग में मैंने बताया कि नेचुरल ब्रीडिंग के 2 तरीके हैं, रैंडम एंड कंट्रोल्ड। इसमें सबसे पहले मैं आपको रैंडम ब्रीडिंग इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नोट आउट कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दो इसे, चलिए। नेचुरल ब्रीडिंग के जो 2 टाइप्स थे,
उसमें सबसे पहला था आपका रैंडम। रैंडम ब्रीडिंग में क्या होता है, तो लिख लीजिए इसमें क्या होता है, पेडिग्री बुल्स दे आर kept along with grazing cows। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू, तो बुल्स विच आर नॉट सिलेक्टेड फॉर मैटिंग, इनका क्या होता है, रिमूवल ऑफ टेस्टाइकल्स एंड कन्वर्टेड इनटू बुलॉक्स। ठीक है, जो बुल्स मैटिंग के लिए सिलेक्ट नहीं किए जाते हैं उनके टेस्टाइकल को रिमूव करके बुलॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये तो हुआ आपका एक रैंडम ब्रीडिंग। सेकेंड जो वैरायटी है नेचुरल ब्रीडिंग के अंदर, इट इज द कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। इसमें कंट्रोल क्या है, कोई भी बुल से आके मेटिंग नहीं होगी काऊ से, तो फिर किससे के साथ की जाती है, तो लिखिए हियर व्हाट हैपन, नेटिव काउ they are mated with superior quality of imported bulls। ठीक है, ये होता है आपका रैंडम ब्रीडिंग। नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। ये नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं मैं इसे, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। What happen over here? इसमें जो सीमेन है, ठीक है, उसको फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। लिख लीजिए, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन यानी कि स्पर्म, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल यानी कि वजाइना के अंदर किया जाता है बाय आर्टिफिशियल मीन्स, आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरली नहीं होता है, बाय आर्टिफिशियल मीन्स, तो इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, एक बुल के सीमेन से बहुत सारे काउस को इंसेमिनेट किया जा सकता है, ये भी लिख लीजिए। सेवरल काउ इट कैन बी इंसेमिनेटेड बाय सीमेन ऑफ अ सिंगल बुल। लिख लो, सेवरल काउस कैन बी इंसेमिनेटेड बाय अ सीमेन ऑफ सिंगल बुल। क्लियर आया समझ में? तो ये आपको एक सिंपल ब्रीडिंग ऑफ कैटल में कीजिए, समझो कि ब्रीडिंग के दो तरीके हैं, नेचुरल ब्रीडिंग एंड द आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग भी दो तरीके से की जाती है, एक है रैंडम ब्रीडिंग और एक है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। रैंडम ब्रीडिंग में तो कुछ नहीं, वही पेडिग्री बुल्स को ग्रेजिंग काउस के साथ छोड़ दिया जाएगा, अपने आप उनके अंदर ब्रीडिंग होती जाएगी, अपने आप वो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लेंगे अपनी। ठीक है, और जो बुल्स नहीं सिलेक्ट किए जाते हैं काउस के द्वारा फॉर द मैटिंग, उनके टेस्टाइकल्स को रिमूव करके बुलॉक्स के अंदर उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग में क्या है, प्रोसेस सब कुछ नेचुरल जो होता है वही होगा, कुछ भी आर्टिफिशियल तरीका नहीं है। सिर्फ उसके अंदर हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं कि जो इसके अंदर जो काउ है, नेटिव काउ, उनकी जो मेटिंग है उनको किसके साथ किया जा रहा है,
सुपीरियर क्वालिटी के इंपोर्टेड बुल्स के साथ उनको मेट कराया जा रहा है, सिर्फ इतना सा कंट्रोल इसमें हमारा रहता है। तो ये हो गया कंट्रोल ब्रीडिंग, लेकिन नेचुरल तरीके से होता है, इसलिए नेचुरल ब्रीडिंग के अंदर ही इसे डाला गया है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सीमेन को आपके फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय आर्टिफिशियल मीन्स, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग के सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ऐसा कराया जा रहा है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके तरीके क्या है, सारा कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहां तक नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज द एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों करा रहे हैं। आपको सबको पता है एनिमल हस्बेंड्री जो है उसका जो मेन एम जो है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम है एनिमल ब्रीडिंग। इसमें क्या आप ईल्ड को बढ़ाते हैं एनिमल्स के, ठीक है, नंबर्स इंक्रीज होंगे। दूसरा जो प्रोडक्शन जो वो कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग डिजायरेबल चीजें हों, इस चीज का ये एम होता है आपका एनिमल ब्रीडिंग का। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। तो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि ग्रोथ रेट बढ़ जाए, इट इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट। दूसरा आपका जो मिल्क फूड की तरह जो इस्तेमाल में एनिमल का जो यूज है ना, मिल्क हो, एग है, ठीक है, वूल मिलती है, इससे हमें मीट मिलता है, इन सब का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो इट इंक्रीज द सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव एनिमल ब्रीडिंग का, इट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एग, मिल्क, मीट, वूल, मतलब जो भी चीजें मिलती है ना एनिमल से, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है एनिमल ब्रीडिंग का कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन जो भी वूल मिल रही है, जो भी मिल्क मिल रहा है, जो भी एग मिल रहे हैं, जो भी मीट मिल रहा है, कि जो भी प्रोडक्ट्स हमें इनसे मिल रहे हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के हो, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपके एनिमल ब्रीडिंग का, दैट इज द इंप्रूव्ड, मतलब इनकी क्वालिटी भी सुपीरियर क्वालिटी की हो, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मिल्क, एग, मीट, वूल एक्सेट्रा, ठीक है। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव। चौथा ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है इनके अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से सारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी सब कुछ इफेक्टेड रहेगी। तो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन डिजीज, कुछ डिजीज के लिए बॉडी के अंदर रेजिस्टिविटी बढ़ जाए इनकी, यह आपका ऑब्जेक्टिव है एनिमल ब्रीडिंग का, दैट इज इंक्रीज रेजिस्टेंस, increase resistance to certain diseases, increase resistance of body to certain, लिख लो ना, increase resistance of body to certain diseases, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है कि जो प्रोडक्टिव लाइफ है, मतलब जिस हर मतलब एक ऐसा पीरियड होता है, सिर्फ ग्रोइंग पीरियड होता है, एक फेज आता है एनिमल की लाइफ में कि वो प्रोडक्टिव फेज होता है, उसके बाद प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। तो जो प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो उनकी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिव लाइफ। इट इज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। एंड नेक्स्ट जो है इसके अंदर रिप्रोडक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो या फिर एटलीस्ट एक्सेप्टेबल हो, रिप्रोडक्शन रेट, इट इज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, इंक्रीज्ड और एटलीस्ट एक्सेप्टेबल रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग।
इट इज ऑल अबाउट माई टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके अंदर इन ब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग क्या है, ये डिस्कस करूंगी। तो आज की क्लास एक जनरल चीजें हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस की, जनरल इंट्रोडक्शन लिया है कि एनिमल हस्बेंड्री जो है, दो पार्ट्स इसके डिस्कस करेंगे। पहले एनिमल हस्बेंड्री शुरू किया, उसके बाद प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। सबसे पहला जो सेक्शन मैंने एनिमल हस्बेंड्री लिया, इसमें बताया कि इसमें सिर्फ हम इनकी देखभाल करेंगे। किस उसका एम क्या है, इसमें जो लाइव स्टॉक की हम जो देखभाल कर रहे हैं, इनकी जो ब्रीडिंग हम करा रहे हैं, इसे हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे फायदे के लिए ही हम करा रहे हैं। जैसे कि हम जो पालन पोषण करते हैं कैटल्स का, क्या इंपॉर्टेंस है इसका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोल है एज अ फूड, मिल्क इनसे हमें मिलता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर फॉर प्लगिंग, फॉर हार्वेस्टिंग, फॉर लेबलिंग, इसके अंदर हम काम लेते हैं। इट एक्ट एज अ मैन्योर एंड फ्यूल, मतलब जो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, डंग जो मिलता है, वो फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की, तो एज अ मैन्योर यूज किया जाता है। फ्यूल में आपके गोबर गैस के अंदर प्रोडक्शन के अंदर इसका रोल है। काउ डंग केक्स, जो कंडे वगैरह जो होते हैं, वो बहुत ही चीप मेथड है फ्यूल का, तो इस तरीके से इसे यूज किया जाता है। इनकी जो हड्डियां होती हैं, बोन्स, हॉर्न्स एंड हूव्स, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ग्लूज एंड द जिलेटिन, ठीक है। और मीट में बहुत से लोग, कुछ लोग जो है बीफ और इनका मीट भी खाते हैं, तो ये सारा के सारा इसका इस्तेमाल इस तरीके से हम करते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके साथ साथ ही अब अगर लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन देखें तो पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना के अंदर ही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत कम है, ये सिर्फ 25% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इसके अंदर। तो जो हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है, उससे हमें ज़रूरत लगी कि हमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज इंप्रूव करें जिससे कि प्रोडक्शन को हम बढ़ा पाएँ, ठीक है। फिर हम लोगों ने फीडिंग के बारे में डिस्कस किया। कैटल की फीडिंग की बात करें तो मैंने बताया इसके दो मेन कंपोनेंट है इसके फॉडर के, एक है रगेज, एक है कॉन्सेंट्रेट। क्योंकि फीडिंग ऑफ कैटल, ये अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो हमें बैलेंस्ड फॉडर जो है इनको प्रोवाइड कराना चाहिए। बैलेंस्ड फॉडर में क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन और वाटर, ये सब इसके अंदर होगा। फिर मैंने आपको बताया फॉडर के दो मेन कंपोनेंट, दैट इज द रगेज एंड कॉन्सेंट्रेट। रगेज के अंदर मेनली आपके फाइबर होते हैं विच इंक्लूड द हे फाइबर एंड सिलेज। कॉन्सेंट्रेट के अंदर आपके ब्रोकन सीरियल ग्राम्स, आपके पॉलिश्ड राइस, कॉटन सीड्स और ग्राम बान एंड दिस ऑयल केक्स विच इज मॉइस्चर्ड विद वाटर, ये सब इसके अंदर होता है। बहुत ही प्रोटीनिशियस डाइट है, हाईली पैलेटेबल एंड डाइजेस्टेबल है ये। फिर मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन जो कम है ना हमारी कंट्री के अंदर, उसका एक कारण पॉसिटी ऑफ फूड एंड फॉडर भी है। यानी कि जितनी क्वांटिटी में चाहिए, जो बैलेंस्ड अमाउंट उन्हें चाहिए, उतना हम दे ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली बेचारे किसान हमारे देश में गरीब ही है, खुद के खाने के लिए नहीं होता, जानवरों को क्या अच्छे से खिलाए। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, अंडर फीडिंग के अलावा ओवर फीडिंग भी एक फैक्टर है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो ये हम लोगों ने देखा। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ब्रीडिंग डिस्कस किया। ब्रीडिंग का होता है कि दो तरीके हैं, एक है नेचुरल ब्रीडिंग, एक है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। नेचुरल के अंदर रैंडम में क्या है, रैंडमली बुल्स को छोड़ दिया काउस के साथ, रैंडमली ब्रीड करेंगे, वो हो गया रैंडम ब्रीडिंग। कंट्रोल्ड में क्या है, जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है ब्रीडिंग का, वो नेचुरल होगा। ह्यूमन कंट्रोल कितना होता है उसमें, बस इतना सा होता है कि काउ किन के साथ मेट करेंगे ये हमारे हाथ में। तो इसमें जो आपकी नेटिव काउ है, उनको सुपीरियर क्वालिटी के इंपोर्टेड बुल्स के साथ मेट कराया जाता है। आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक तरीका होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर आप जो सेमन को फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। क्योंकि जो हाइब्रिड वेराइटीज की जो काउस जो बनती है ना, इससे ये इनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए था, लेकिन इनका मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होता है। इवन तो जो हाइब्रिड ऑक्सन जो बैल होते हैं, वो भी उनका एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। खैर वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपको ब्रीडिंग के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट एनिमल ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, कि एक तो आपका ग्रोथ रेट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ाना इनका काम है। तो प्रोडक्शन के लिए जो भी हमारे इस्तेमाल में जो चीज़ें आती है, जिसके लिए हम पालन पोषण कर रहे हैं, मिल्क के लिए हो, आपके क्या बोलते हैं मीट के लिए हो, लेदर के लिए हो, चाहे आपके वूल के लिए हो, इन सब का प्रोडक्शन इंक्रीज हो। दूसरी चीज, सिर्फ क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से भी मतलब है इनका। ये जिस भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है ना, मिल्क, वूल, मीट, एग, ये सब सुपीरियर क्वालिटी के होनी चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है एनिमल हस्बेंड्री का
चौथी चीज, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं जानवरों को, तो बॉडी की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाए कुछ डिसीजेस के लिए, जो कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रही हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है आपके एनिमल हस्बेंड्री का, इसलिए इसमें टेक केयर भी यूज किया जाता है वर्ड एनिमल हस्बेंड्री में, इनकी देखभाल भी की जाती है, ठीक है। फिर प्रोडक्टिव लाइफ जो है इनकी, ये इंक्रीज हो जाए, और रिप्रोडक्शन रेट है इंक्रीज हो जाए, फिर कम से कम एक्सेप्टेबल हो कि जिससे अपना काम चल जाए। तो ये जो है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके एनिमल ब्रीडिंग के। नेक्स्ट क्लास के अंदर वो इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ा इतना वो भी नहीं होगा, उसमें जनरल से कुछ हटके अब हम चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि इनब्रीडिंग क्या है, आउटब्रीडिंग क्या है, ये सारा का सारा अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास एकदम जनरल बेसिक क्लास थी, इसे पढ़कर जरूर बैठना। थैंक यू।